हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज भी हम एक मर्जर के बारे में बात करेंगे और ये अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों का मर्जर था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था भारतीय कंपनी रेनबेक्सी की मर्जर, जो कि किसके साथ हुआ था, मर्जर नहीं हुआ था, ये तो सेल ही हो गई थी। और किसने खरीदा था? जापान की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी कंपनी दाइची साग्यो ने। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फाइजर ने अमेरिकन ब्रांड, बेसिकली फाइजर भी एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी को ही खरीदा, तो क्या रीजन था कि फाइजर को ये कंपनी खरीदनी पड़ी और इससे फाइजर को क्या फायदा हुआ, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइजर ने वित्त को 26 जनवरी 2009 में 68 बिलियन डॉलर्स की रकम चुका के फाइजर ने वित्त कंपनी को खरीदा था, टेक ओवर किया था। और रीजन जो इसमें सबसे बड़ा बताया जाता है, जो कंपनी के द्वारा बताया गया, वो ये था कि फाइजर को दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाली कंपनी बनना था। बट इसके अलावा बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से फाइजर को वित्त को खरीदना पड़ा और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस भी करेंगे। सबसे बड़ा रीजन इसमें यह भी बताया जाता है कि फाइजर की जो बड़ी ड्रग्स थी जिनसे फाइजर की कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था या जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिकती थी, उनका जो पेटेंट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। ठीक है, मतलब एक बार जब कंपनी के पास किसी ड्रग का अगर पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनीज भी उस ड्रग को बना सकती हैं जिन्हें हम जेनरिक ड्रग्स कहते हैं। तो यहां पर फाइजर को यह बात पता थी कि उनकी काफी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका पेटेंट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और उन जैसे ही उनका पेटेंट खत्म होगा और दूसरी कंपनीज जैसे ही उन ड्रग्स को बनाना स्टार्ट करेंगी, उनका जेनरिक वर्जन बनाना स्टार्ट करेंगी, वैसे ही उनकी सेल में गिरावट आएगी। इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए ही, और मैं यहां पर साइड में आपको उन ड्रग्स के नाम भी बता रहा हूं, तो आप वीडियो को पुश करके उन ड्रग्स के नाम भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइजर कंपनी की ऐसी कौन सी ड्रग्स थी जिनके पेटेंट्स जो थे वो खत्म होने वाले थे। तो चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो फाइजर ने वित्त कंपनी को खरीदा, इससे फाइजर को क्या फायदा हुआ, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अब। तो देखिए, फाइजर कंपनी जो है उसकी ज्यादातर ड्रग्स जो होती हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में सेल होती है। मतलब वो ड्रग्स जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल होती हैं, या इसे हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फाइजर को जिन ड्रग्स से मुनाफा होता है, जो उसकी सबसे ज्यादा ड्रग्स जो बिकती हैं, वो ज्यादातर ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। तो अब यहां पर जब वित्त कंपनी इसके साथ जुड़ गई, फाइजर के साथ जुड़ गई, तो वित्त का नाम भी फाइजर के साथ जुड़ा, तो वित्त की जो काफी ऐसी ड्रग्स थी जो कि ओवर द काउंटर बिकना स्टार्ट हो गई, क्योंकि फाइजर ने वित्त की भी काफी ऐसी ड्रग्स को ओवर द काउंटर बेचना स्टार्ट किया। साथ ही साथ जो वित्त कंपनी थी वो सबसे ज्यादा बनाती थी वैक्सीन्स और थेरापेटिक प्रोटीन्स, और यहां पर फाइजर का कोई लेना देना नहीं था। मतलब फाइजर इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आया था वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में और थेरापेटिक प्रोटीन्स को बनाने में। तो यहां पर जैसे ही फाइजर ने वित्त को टेक ओवर किया, उसी के साथ में अब फाइजर जो कंपनी थी वो वैक्सीन भी बनाना स्टार्ट करने लग गई और जो थेरापेटिक प्रोटीन कैटेगरी है वो भी इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, क्योंकि अब जो वित्त के जितने भी प्लांट थे वो फाइजर्स के ब्रांड के अंतर्गत इन सभी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे थे। पहले वित्त अलग था तो वित्त ही केवल इसको बनाता था, बट अब फाइजर ने इसको खरीद लिया था तो फाइजर ने ये कैटेगरी भी टेक ओवर कर ली थी। मतलब अब फाइजर्स के अंदर ये कैटेगरी भी शामिल हो गई थी। साथ ही साथ एक रीजन ये भी दिया जाता है कि फाइजर्स को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि आने वाले समय में, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइजर अमेरिका की ही नहीं वर्ल्ड की जो नंबर 1 या नंबर 2 इसी लेवल पे कंपनी चलती है। मतलब सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है और सेल करने वाले भी। तो उस समय फाइजर को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी सेल धीरे धीरे नीचे जाने लगे और जो उनके पास जो नंबर 1 का टाइटल है वो हो सकता है कि उनसे छीन लिया जाए। इसीलिए उन्होंने वित्त को टेक ओवर किया, खरीदा, जिससे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के अंदर आ गए वो लोग, थेरापेटिक प्रोटीन बनाने लग गए, तो उनकी सेल धीरे धीरे फिर से बढ़ी और वो उन्होंने जो उनका नंबर 1 का टाइटल है वो रिमेन रहा। अब यहां पर हम ये बात करते हैं कि जब फाइजर्स और वित्त आपस में मिल गए तो उनका जो शेयरिंग था वो कितना ज्यादा बढ़ा। तो देखिए, इसमें 89% जो वो ड्रग सेल हुआ करती थी जो कि प्रिस्क्राइब ड्रग हुआ करती थी, और यहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो थे वो रहा करते थे। 7% शेयर था इसमें थेरापेटिक प्रोटीन का और 5% शेयर हो गया वैक्सीन का। तो इस तरीके से फाइजर की जो सेल थी वो बढ़ गई। तो यहां पर आपने देखा होगा तो 89% जो ड्रग की सेल हो रही थी वो तो फाइजर खुद बना रहा था, बट जो 11% है प्रोटीन और वैक्सीन,
ये इनकी सेल को 11% ग्रोथ कर गए। समझ गए मेरी बात को? मतलब इनकी जो टोटल सेल हो रही थी उसमें 11% जो शेयर था वो विथ कंपनी के थ्रू आया इनके पास। साथ ही साथ जैसे ही फाइजर ने विथ को टेक ओवर किया, तो मैंने आपको बताया है कि विथ जो कंपनी है बेसिकली क्या बनाती थी, आपके वैक्सीन्स बनाती थी। तो यहां पर फाइजर ने एक चीज देखी कि आने वाले समय में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो मार्केट है वो बढ़ने वाला है। तो फाइजर ने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक विथ कंपनी के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको बोला कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। यहां पर एक जो बहुत बड़ा रीजन था, जो मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर और जो मैंने जितने भी पॉइंट्स को रीड किया है, यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और वो पॉइंट था कि फाइजर को बायोलॉजिकल मेडिसिन्स जिसके अंदर वैक्सीन्स भी आती हैं उनके अंदर आना था, क्योंकि सीधी सी बात है उनको इस कैटेगरी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और ना ही फाइजर इससे पहले इस टाइप की ड्रग्स बनाता था। तो इसमें उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर हम खुद बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि हमको इसकी R&D में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, R&D डेवलप करनी पड़े, और बहुत टाइम के बाद हम इस मार्केट में आ पाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि हमको ऐसा करना चाहिए कि जो पहले से ही इस मार्केट के अंदर जो कंपनी बैठी हुई है हम उसी को ही खरीद लेते हैं, जिससे कि हम जैसे भी, क्योंकि उस कंपनी के पास सारा सेटअप पहले से ही पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके R&D लैब्स है, उनकी जो भी टीम होगी जो कि सेल कर रही होगी या जो कि मार्केटिंग टीम होगी, वो पूरी की पूरी सेटअप एक जैसा जमा हुआ था। इनको बस जाके खरीदना था और आगे की जो स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर काम करना था। और यहां पर एक चीज बता दूं कि मिथ जो विथ ब्रांड है उसकी ज्यादातर जो ड्रग्स थी वो बच्चों के इन्फेक्शन में जो वैक्सीन का यूज होता है उनको ज्यादा बनाते थे। साथ ही साथ जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो वैक्सीन आते हैं या जो बायोलॉजिकल मेडिसिन आती है उसका प्रोडक्शन जो है वो विथ कंपनी सबसे ज्यादा करती थी, और उनकी सेल भी सबसे ज्यादा इसी में ही होती थी। तो फाइजर ने जैसे इस कंपनी को टेक ओवर किया, वो अपने आप ही इस कैटेगरी की ड्रग को बनाने लग गई। तो वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वाले पॉइंट आपको काफी अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में समझ में आ भी गया होगा कि फाइजर ने विथ कंपनी को क्यों टेक ओवर किया। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई चीज रह गई है, कोई चीज बताना भूल गया हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।